कहानी की शुरुआत होती है सदी की सबसे भयानक जेल से, जहां कैदियों को किसी जानवर की तरह कैद रखा जाता है और किसी कैदी ने उल्टा जवाब दिया तो उसे कुत्ते की तरह मार मार कर अधमरा कर डालते। रुक जाओ, बचाओ, बचाओ। हर रोज की तरह सुबह जेल के गार्ड सेल चेक करने निकलते हैं और सभी कैदी एक एक कर अपने सेल से बाहर आने लगते हैं। लेकिन आज एक सेल का कैदी बाहर ही नहीं आ रहा होता है। अगर मैं ऊपर आया तो मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और जब सीनियर गार्ड ऊपर आया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सेल का कैदी गायब था। कैदी के फरार होने की खबर बड़े वार्डन तक भी पहुंच चुकी थी, जो सीधा भागता हुआ उस कैदी के सेल में आ पहुंचा। वह सभी गार्ड्स को खूब गालियां देता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी कोई कैदी यहाँ से कैसे भाग निकला। बड़े वार्डन का दिमाग एकदम खराब हो गया था। वह गुस्से में सामने लगी एक खूबसूरत औरत के पोस्टर को पत्थर मारता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज आती है और जब उसने देखा तो पाया कि पत्थर पोस्टर को चीरता हुआ आर पार हो गया है। उसने तुरंत अपना हाथ अंदर डाला और पोस्टर को बाहर की ओर फाड़ डाला। तब वार्डन सामने का नजारा देखकर एकदम हैरान रह जाता है। एक बड़ी सी सुरंग जैसा गड्ढा जो कि सीधा जेल के बाहर जाता था। अब सवाल ये है कि 20 साल तक इस जेल की चारदीवारी में बंद रहने वाला एक बंदा किसी की नजर में आए बिना अचानक गायब कैसे हो गया। कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है एंडी डुफ्रेस्ने नाम के एक बैंक मैनेजर से, जिसकी जिंदगी एकदम ठीक ठाक चल रही थी। अच्छी नौकरी, खूब सारा पैसा और एक कातिलाना खूबसूरत बीवी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। एंडी शराब के नशे में अपनी गाड़ी में बैठा होता है। गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उसके अंदर फूट रहे थे, क्योंकि उसे पता चला था कि उसकी बीवी किसी गोल्फ खेलने वाले के साथ चक्कर चला रही है। वो गन उठाता है, गाड़ी से उतरता है और उनके घर की तरफ बढ़ता है, लेकिन आखिरी पल खुद को रोक लेता है और वहीं से लौट जाता है, क्योंकि वो किसी को मारने का अपराध नहीं करना चाहता था। लेकिन अगली सुबह पुलिस एंडी को उठा लेती है, क्योंकि उन्हें रात को उसकी बीवी और उसके आशिक की लाश पड़ी मिली थी। एंडी बार बार कहता है कि मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, जो कि सच भी था। एंडी ने किसी को नहीं मारा था। इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा, लेकिन सबूत उसके खिलाफ इतने पुख्ता थे कि ज्यूरी को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जज उसे 50 साल के उम्र कैद की सजा सुनाता है, वो भी शॉशैंक जैसी खौफनाक जेल में। जेल के पहले दिन ही एंडी को अंदाजा हो गया कि यह जगह किसी नरक से कम नहीं है। नए कैदियों को ताजा मछली बुलाया जाता और पुराने कैदी उन्हें खूब टॉर्चर किया करते। फिर सभी कैदियों को अंदर लाया गया और वार्डन उसे यहाँ के सख्त नियम कायदों के बारे में बताने लगा। तभी एक कैदी मजाक में पूछने लगा कि खाना कब मिलेगा। वार्डन ने कुछ नहीं बोला और अपने असिस्टेंट को इशारा किया। तुम तब खाओगे जब हम कहेंगे, हगोगे तब जब हम कहेंगे। बात भेजे में घुसिया नहीं, हरामजादे। फिर सबको नंगा करके नहला धुलाया, पहनने को जेल के कपड़े दिए और अपने अपने सेल में ठूंस दिया। सब कैदियों को एक बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब से उनकी जिंदगी उनकी नहीं, बल्कि शॉशैंक जेल की हो चुकी है। रात होते ही जब सब लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, तब एक नया मोटा कैदी जोर से गला फाड़ कर रोने लगता है। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। उसके बाजू वाला कैदी उसे समझाता है कि मत रो दोस्त, अगर गार्ड आ गए तो तुझे मार मार के भूत बना डालेंगे। और जल्द ही उसके रोने बिलखने को सुनकर असिस्टेंट वार्डन वहाँ आ जाता है। अब तुझे क्या हुआ गेंडे, गौरी चमड़ी की नाजायज औलाद। जिसे देख वो मोटा आदमी और जोर से रोने लगा और असिस्टेंट वार्डन का दिमाग उसके रोने की आवाज से खराब हो गया। उसने उस कैदी को घसीट कर बाहर निकाला और फिर कुत्ते की तरह उसकी पिटाई चालू कर डाली। कैप्टन ने उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश होकर शांत नहीं हो गया हो। एंडी सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देखता रहा और किसी से कुछ नहीं बोला। वो समझ गया कि अगर उसने जरा सा भी अपना मुंह खोला तो उसकी भी कुटाई होनी तय है। अगले दिन पता चलता है कि असिस्टेंट वार्डन की मार की वजह से उस मोटे कैदी की रात को ही मौत हो चुकी थी। यहाँ एंडी को यह जानकर बहुत दुख और हैरानी होती है। सभी कैदी भली भांति जानते थे कि यहाँ किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है। जो मरे तो मरे, जो जिए तो जिए, और थोड़ी देर बाद किसी को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। सभी कैदी बस अपना नाश्ता खाने में लग जाते हैं। लेकिन अभी तक तो सिर्फ शुरुआत थी। एंडी की असल मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि नहाते टाइम एक बहुत खतरनाक हवस के पुजारी कैदियों के ग्रुप, जिसका नाम बड़ी अम्मा था, उनकी गंदी नजर एंडी पर पड़ चुकी होती है। किसी ने अब तक तेरा गेम बजाया है नहीं? एंडी कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप बाथरूम से बाहर निकल आता है। लेकिन वो बंदा एंडी को ऐसे जाने देने वाला नहीं था। आगे चल के एंडी की मुलाकात रेड नाम के एक कैदी से होती है, जो कि बहुत जुगाड़ू बंदा था। उसकी पहुंच ऊपर के अफसरों
तक थी। वह पूरे जेल में किसी भी चीज की जुगाड़ कर सकता था, होल वाली बनियान से लेकर ब्रांडेड शराब तक कुछ भी। एंडी उसके पास आया और बोला, क्या तुम मुझे एक 6 इंच की छोटी हथौड़ी जुगाड़ कर दे सकते हो? रेड उससे कहता है, मैं तुम्हें हथौड़ी तो दिलवा दूंगा, पर तुम उसका करोगे क्या? कहीं तुम्हारा यहाँ से भागने का प्लान तो नहीं? एंडी जवाब देता है कि भाई 6 इंच की हथौड़ी से कोई सुरंग तो खोद नहीं सकता, भागने का तो सवाल ही नहीं उठता। दोपहरी में एंडी हर रोज की तरह जेल के धोबी घाट में काम कर रहा होता है कि तभी एक आदमी आकर उससे स्टोर रूम से डिटर्जेंट पाउडर लाने को बोलता है और एंडी भी ऑर्डर का पालन करके स्टोर रूम में पाउडर लेने आ जाता है। जब वह सामान उठा ही रहा था तभी वो छिछोरा आदमी भी अपने बंदों के साथ वहाँ आ जाता है। एंडी को गड़बड़ का एहसास हो गया होता है, इसलिए वो हमले के लिए पहले से ही तैयार था। लेकिन इतने में पीछे से एक और आदमी ने उसे दबोच लिया। एंडी बेचारा अपने हाथ पांव चलाता रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन तीनों बदमाशों ने उसे काबू कर ही लिया और फिर उस बड़ी अम्मा के ग्रुप के लीडर ने एंडी के साथ गलत काम कर ही डाला। और यह सब सिर्फ एक बार का नहीं था। वो तीनों छिछोरे अक्सर एंडी को अकेले में घेर लिया करते, पहले उसके साथ गलत किया करते और फिर आखिर में उसकी खूब पिटाई किया करते। ऐसा चलते चलते पूरे 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन उन तीनों बड़ी अम्माओं ने अभी तक एंडी का पीछा नहीं छोड़ा था। एंडी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और अब वो यह सब ज्यादा दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है जब नए साल की शुरुआत होती है। जेल में ऊपर छत की मरम्मत की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए पूरे 15 कैदियों की जरूरत पड़ने वाली थी। सभी जानते थे कि खास काम करने का मतलब यानी ज्यादा पैसा, जिस वजह से हर कोई कैदी इसमें भर्ती होना चाहता था। लेकिन रेड के लिए यह काम चुटकियों का था। उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके अपना और अपने सभी कैदी साथियों का नाम लिस्ट में जुड़वा लिया होता है। उसने अपने सभी साथियों के साथ एंडी का नाम भी जुड़वाया था, क्योंकि वह उसकी हालत जानता था, ताकि इस काम के वजह से कम कुछ दिनों तक बड़ी अम्मा गैंग उसका पीछा छोड़ दे। और एक दिन एंडी को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका अभी मिल ही जाता है। उसने असिस्टेंट वार्डन को कहते सुन लिया कि उसके पिता विरासत में ढेर सारा पैसा छोड़कर गए हैं, पर उसे सिर्फ 3,50,000 रुपये ही मिलेंगे। बाकी सारा आधा से ज्यादा पैसा सरकार टैक्स के रूप में हड़प लेगी। और पढ़ा लिखा बैंकर होने की वजह से एंडी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो कैप्टन की ओर बढ़ने लगा, जिसे देख उसके साथियों की हवा ही टाइट हो गई। कैप्टन हैगली, अपनी बीवी पर भरोसा है? एंडी की बात सुनकर कैप्टन का दिमाग गर्म हो जाता है और फिर गुस्से में उसने उसे घसीट कर नीचे फेंकने का फैसला कर लिया। तभी एंडी उसे रुकने को कहता है और बताता है कि मैं आपका सारा पैसा बिना 1 रुपये टैक्स दिए दिलवा सकता हूँ। आपको बस एक लेटर लिखना है और आपका सारा टैक्स माफ हो जाएगा। बदले में आप सिर्फ मेरे सभी साथियों को भरपेट ठंडी बियर पिला दो। कैप्टन 1 सेकंड को रुक जाता है, क्योंकि वह जानता था कि एंडी एक बहुत बड़ी बैंक का मैनेजर रह चुका है, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। लेकिन किसी कैदी को यकीन नहीं होता है। सब बस सोचते हैं कि कहीं कैप्टन गुस्से में आकर इसे मार न डाले। लेकिन शाम होते ही सबके हाथों में ठंडी ठंडी बियर होती है और यह सब एंडी की वजह से ही मुमकिन था। सदी का सबसे खौफनाक जेलर आज कैदियों को अपने पैसों की बियर पिला रहा होता है। एक पल को ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कोई कैदी नहीं बल्कि आम आदमी हो, जो काम खत्म होने के बाद शाम को चाय पीने बैठे हो। यही तो वो चीज थी जो यह बंदा सबके चेहरे पर देखना चाहता था। जल्द ही छत की मरम्मत का काम पूरा हो जाता है और सभी कैदी वापस जेल में आ जाते हैं। और आते साथ ही काफी दिनों से भूखे बैठे वो तीनों छिछोरों ने सबसे पहले एंडी को गलत काम के लिए दबोच लिया। लेकिन आज एंडी अपनी बेइज्जती नहीं होने देने वाला था। एंडी एक टेप रिकॉर्डर उठाता है और उन छिछोरों पर हमला बोल देता है, लेकिन वो 3 लोगों को अकेले नहीं हरा सकता है। और नतीजन आज तीनों बड़ी अम्मा एंडी से बहुत गुस्सा होती है और फिर उन्होंने एंडी को पकड़कर खूब लात और मुक्के मारने शुरू कर दिए और तब तक मारा जब तक एंडी पूरी तरह से बेहोश ना हो गया हो। अंत में एंडी को पूरे 1 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है और उस बड़ी अम्मा को 1 हफ्ते के लिए अलग से काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और जब वो अपने सेल में लौटा तब असिस्टेंट वार्डन वहाँ पहले से ही गुस्से में उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बड़ी अम्मा समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है और भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन आज भागने का कोई फायदा नहीं होता। रुक जाओ, बचाओ, बचाओ। कैप्टन ने उसे पकड़कर जमकर पीटना शुरू कर डाला और बेरहमी से इतना मारा कि वो बड़ी अम्मा कोमा में ही चली जाती है, जिसके कारण उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। असल में ये सब बड़े वार्डन के ऑर्डर पर किया गया होता है, क्योंकि वार्डन एंडी की काबिलियत जानता था और यह भी कि एंडी भविष्य में उसके बहुत काम आ सकता है। फिर एंडी को धोबी घाट डिपार्टमेंट से निकालकर लाइब्रेरी का काम सौंप दिया जाता है, जहाँ उसके साथ ब्रोक नाम का एक बूढ़ा कैदी और भी था, जो यहाँ अपनी जिंदगी के पूरे 50 साल दे चुका था। एंडी का काम
काम काफी दिनों तक अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन असिस्टेंट वार्डन की टैक्स चोरी में मदद करने के बाद और भी कर्मचारी एंडी के पास टैक्स भरवाने आने लगे। एंडी भी जानता था कि अगर उसने इन्हें मना किया तो सभी मिलकर उसकी जिंदगी नरक से बदतर बना डालेंगे, इसलिए वह खुशी खुशी सभी की टैक्स चोरी में मदद करते हुए योजना बनाने लगता है। और सिर्फ 1 महीने के अंदर में ही उसने 75% जेल कर्मचारियों का टैक्स रिटर्न भर डाला और काबिलियत देख जल्दी ही एंडी पूरी जेल में फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े वार्डन ने भी उसे अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए बुला लिया होता है और जल्द ही उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने रेड को भी अपने साथ लाइब्रेरी में भर्ती करवा लिया। अब एंडी जेल की लाइब्रेरी को कैदियों के पढ़ने के लिए और भी बड़ा बनाना चाहता है, इसलिए वो बड़े वार्डन के पास आकर लाइब्रेरी के फंड की मांग करने लगता है। लेकिन वार्डन असल में 1 नंबर का हरामी था, उसे कैदियों की कोई परवाह नहीं थी। वो कहता है, देखो एंडी जेल का बजट पहले से ही बहुत खराब है, मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 रुपये भी नहीं दे सकता। हालांकि तुम चाहो तो फंड की मांग के लिए पार्लियामेंट में लेटर लिखकर भेज सकते हो, पर वो शायद तुम्हारी सुनेंगे नहीं। इसके बाद वो हर हफ्ते 1 चिट्ठी लिखकर फंड्स की मांग करता है और हर बार की तरह पार्लियामेंट से कोई जवाब नहीं आता। लेकिन एंडी हार मानने वालों में से नहीं था। एंडी लगातार 6 साल तक चिट्ठियां लिखता रहता है और आखिर में एक सुबह एंडी को पता चलता है कि सरकार ने उसकी मांग सुन ली होती है, जिसमें सरकार ने उसे पूरे 10 लाख रुपए और ढेर सारी किताबें भिजवाई होती हैं। एंडी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और गार्ड्स भी अब चाहते थे कि एंडी आगे से और चिट्ठियां ना लिखे, लेकिन उसने अब से हफ्ते की 1 की जगह 2 चिट्ठियां लिखना शुरू कर दी। और फिर जीत का जश्न मनाने के लिए पहले तो वो कंट्रोल रूम में आकर सभी दरवाजों को बंद कर देता है, फिर सिस्टम चालू करता है और उसमें म्यूजिक लगा देता है जो कि पूरे जेल में बजने लगता है और सभी कैदी म्यूजिक सुनकर एकदम हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले तो रेडियो पर सिर्फ गार्ड्स की चेतावनियां ही आया करती थीं और आज गाना सुनकर सभी कैदी सुकून में चले आते हैं। गाने की आवाज सुनकर वार्डन भी अपने असिस्टेंट के साथ आ गया होता है। जहां वो एंडी को किसी राजा की तरह कुर्सी पर गाना सुनता देख आग बबूला हो उठता है। वो चिल्लाकर एंडी से बोलता है कि जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन एंडी आज किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने दरवाजा खोलने की बजाय उल्टा वॉल्यूम और खोल दिया। आखिर में गुस्से में आकर वार्डन को दरवाजा तोड़वाकर अंदर आना पड़ा। नतीजन एंडी को पूरे 2 हफ्ते तक कड़ी काल कोठरी की सजा भुगतनी पड़ती है। वो तो अच्छा था कि उसने कई गार्ड्स की मदद की थी, नहीं तो उसे कब का मार दिया गया होता। ऐसे ही चलते चलते पहले कुछ हफ्ते बीतते हैं, फिर कुछ महीने और फिर पूरे 2 साल। एक दिन एंडी को पता चलता है सरकार ने लाइब्रेरी का फंड को 10 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया है और जल्द ही जेल की लाइब्रेरी कई सारे लोगों के पढ़ने के हिसाब से बन जाती है, जिसे मशहूर होता देख बाहर के लोग भी विजिट करने आने लगते हैं। और अब एंडी बड़े वार्डन का खास आदमी बन चुका था, जो उसके काले धंधे के पैसों को सफेद किया करता था। एंडी ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से सरकार को चकमा देते हुए अलग अलग बैंक में एक ऐसे आदमी के नाम पर खाता खोला जो कि असल में होता ही नहीं है, और फिर हर हफ्ते वार्डन के पैसों को सफेद करके उन बैंकों में चेक के माध्यम से जमा करवा दिया करता था। ऐसा ही चलते चलते 6 साल और 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन और कई सारे कैदियों को जेल में लाया जाता है, जिनमें से टॉमी सबसे ज्यादा मशहूर था, क्योंकि चोरी की लत की वजह से उसका तो जेल में आना जाना लगा ही रहता था। और जल्द ही टॉमी बाकी सभी कैदियों से भी अच्छी तरह घुल मिल जाता है। टॉमी को एंडी का स्वभाव बहुत पसंद आता था। वह उसे अपने बड़े भाई की तरह मानता था और एंडी भी उसे पसंद करने लगा होता है। लेकिन भाइयों, अब वक्त था कहानी में ट्विस्ट आने का, क्योंकि टॉमी ही था जो एंडी की बीवी और उसके प्रेमी के कत्ल का असल सच जानता था। एक दिन टॉमी एंडी के बारे में और जानने के लिए रेड से पूछता है कि आखिर एंडी जैसा भला और पढ़ा लिखा आदमी इस जेल में कैसे आया। तब रेड उसे बताता है एंडी यहाँ आने से पहले एक बहुत बड़ी बैंक का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने अपनी बीवी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़कर उन्हें बेरहमी से मार डाला। इतना सुनते ही टॉमी का दिमाग एकदम से चमका और उसे याद आया कि यह कहानी तो उसने पहले भी कहीं सुनी रखी थी। फिर वो एंडी के पास आया और कहने लगता है कि कई सालों पहले वह एक दूसरी जेल में था, जहाँ वो एक कैदी से मिला था जो अक्सर बड़े मजे से अपने किए गुनाहों की कहानी सुनाया करता था। एक दिन वो चोरी करने एक घर में घुसता है, जहां उसने देखा कि एक बंदा अपनी बंदी के साथ रोमांस कर रहा था और पकड़े न जाने के डर से पहले तो उसने उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डाला। फिर बड़ी सफाई से वह जुर्म उस बंदी के पति के सिर ही मर दिया, जो कि यह कहानी किसी और की नहीं, सामने खड़े एंडी की ही होती है। ये सुनते ही एंडी चारों खाने चित्त हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सालों पहले जिस जुर्म के लिए उसे यहाँ लाया गया होता है वह असल में किसी और ने किया होता है। एंडी समझ गया कि वो बेगुनाह है, इसीलिए भागता हुआ वह सीधा बड़े वार्डन के पास आ जाता है और उसे सब कह सुनाने लगा। उसे पूरा यकीन था कि उसे इस जेल में अब और नहीं रहना पड़ेगा, उसे बाइज्जत रिहा कर देंगे। लेकिन वार्डन तो पहले से एक नंबर का हरामी था। वो एंडी को सिर्फ अपने पैसे कमाने का सामान समझता था। उसने कहा, देख भाई, ये फालतू की बातें मुझसे मत कर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी समझ जाता है कि असल में वार्डन के दिमाग में क्या चल रहा है। सर,
अगर मैं रिहा हो भी गया तो आपके खिलाफ कभी मुंह नहीं खोलूंगा। इतना सुनते ही वार्डन के दिमाग खराब हो गया। उसने अपने बंदे बुलाए। बंदों ने एंडी को दबोचा और नाले के पानी वाली कोठरी में फेंकवा दिया और एंडी को पूरे 1 हफ्ते के लिए वहाँ सड़ने को छोड़ दिया जाता है। फिर एक रात बड़ा वार्डन एंडी के चेले टॉमी को बात करने बाहर बुलाता है, जहाँ टॉमी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वार्डन ने उसके लिए पहले से ही जाल बिछा रखा है। पहले तो वो टॉमी को एक सिगरेट पिलाता है ताकि टॉमी उस वार्डन पर अंधाधुंध भरोसा कर ले। फिर उसने पूछा, क्या तुम एंडी के लिए कोर्ट में गवाही दे सकते हो? टॉमी भी कहता है, जी सर, सब सच था। आप मुझे बस एक मौका दीजिए सर। ये सुनने के बाद वार्डन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, पी ले बेटा, ये तेरी आखिरी सिगरेट है। और फिर वार्डन 2 कदम पीछे हट जाता है। टॉमी कुछ समझ पाता कि इतने में ऊपर खड़ा वार्डन का बंदा शूट कर देता है और टॉमी बेचारा कुत्ते की मौत मारा जाता है। अगले दिन वार्डन एंडी के पास आता है और बोलने लगा, क्यों अपनी जिंदगी नरक बनवाना चाहते हो? मेरा कहा मान लो, नहीं तो जिंदगी भर यहीं सड़ोगे। अब तक में एंडी को टॉमी के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए वह गुस्से में वार्डन का काम करने से एकदम मना कर देता है। तब वार्डन ने उसे बताया कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो तुझे शॉशैंक की बड़ी अम्मा गैंग के पास छोड़ दूंगा, जो तेरा रोज शोषण करेंगे, नहीं तो तेरी बनाई लाइब्रेरी में आग लगवा दूंगा। अब एंडी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरन उसे वार्डन का कहा मानना पड़ता है। लेकिन वार्डन को क्या पता था कि एंडी के अंदर लगी वो आग उसे अब यहाँ से बाहर निकलवा कर ही मानेगी। फिर वो दोपहरी में रेड को अपने पास बुलाता है और उसे बताने लगा कि मैं यहाँ से आजाद होने के बाद मेक्सिको में बने एक छोटे से गाँव जिहुतानेजो में रहना चाहता हूँ, जहाँ मैं एक छोटा सा ढाबा खोलूंगा, एक छोटा सा घर बनाऊंगा और सुकून शांति की जिंदगी जीऊंगा। रेड सोच में पड़ जाता है कि कहीं साला उस वार्डन के जुल्म तले एंडी दिमाग से पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि उसकी सजा खत्म होने में अभी भी पूरे 30 साल बाकी है। एंडी उसे एक और बात बताता है कि तुम मेरा सबसे अच्छे दोस्त हो, इसलिए जब तुम आजाद हो तब तुम्हें मेरा एक काम करना है। बक्सटन नाम का एक छोटा सा शहर है, जहाँ वेस्ट डायरेक्शन में जाने पर तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा। फिर तुम्हें पत्थरों की एक दीवार भी मिलेगी, जहाँ तुम्हें एक कोयले से भी काला पत्थर मिलेगा। उस पत्थर के नीचे मैंने कुछ रखा है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढ निकालो। रेड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस एंडी को आज हुआ क्या है। रात को एंडी वार्डन के काले पैसों को सफेद कर रहा होता है और जब वार्डन तिजोरी खोलने जाता है तब एंडी बड़ी सफाई से वार्डन को पता चले बिना असली पेपर्स को नकली पेपर्स से बदल कर डालता है और फिर वार्डन के सामने उन नकली पेपर्स को तिजोरी में ठोस देता है। जाते समय वार्डन एंडी से कहता है, मेरे इन मगरमच्छ की खाल के जूतों को सुबह तक अच्छे से चमका कर रखना। एंडी ने जूते तो चमका दिए, लेकिन खुद उन्हें पहनकर अपने सेल में आ जाता है और जब आधी रात होते ही लाइट्स बंद होती है तब एंडी अपना खेल शुरू कर देता है। उसने वार्डन का चुराया सूट पहना, सभी जरूरी सामान को पैक किया और फिर सामने लगे खूबसूरत लेडी के पोस्टर को फाड़ दिया, जहां एंडी ने एक 14 फीट लंबी सुरंग खोद डाली थी, जो कि सीधा सीवर पाइपलाइन में जाती है। असल में इस शॉशैंक जेल में आने के पहले दिन से ही एंडी के भागने का प्लान बनना शुरू हो चुका था। एंडी अपने सेल में बैठा एक रात जेल की दीवारें देख समझ गया होता है कि काफी टाइम से मरम्मत ना होने की वजह से दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। इसलिए पहले रेड की मदद लेकर एक छोटी हथौड़ी का जुगाड़ करता है और फिर हर रात थोड़ा थोड़ा करके दीवार को खुरेदना चालू कर देता है। एंडी उस दीवार पर एक खूबसूरत मॉडल का पोस्टर भी चिपका देता है ताकि किसी गार्ड को उस पर कोई शक ना हो। और लगातार पूरे 20 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद एंडी ने यह सुरंग बनाई थी। अब एंडी शॉशैंक जेल को अपना आखिरी सलाम देते हुए सुरंग के जरिए सीवर पाइप लाइन तक आ पहुंचता है। फिर एक पत्थर उठाता है और सीवर पाइप को कूटने लगता है, जिससे वो पाइपलाइन फट जाती है। फिर एंडी अपना मुंह बंद करते हुए उस गंदी सीवर पाइपलाइन के जरिए बाहर की ओर बढ़ने लगता है। भले ही अंदर कितनी भी गंदगी और बांस क्यों ना आ रही हो, एंडी रुकता नहीं है, क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचने में पूरे 20 साल लगे थे। बाहर आते साथ ही उसने अपनी गंदी मैली शर्ट उतार फेंकी और बेफिक्र आजाद होकर खुशी से झूम उठता है। अगली सुबह जब जेल में कैदियों की गिनती की जा रही होती है तब एंडी को अपने सेल में ना पाकर गार्ड्स चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उस सुरंग को देखकर बड़ा वार्डन भी हैरान था कि एंडी ने कब उसकी नाक के नीचे से इसे बनाया होगा। उसने एंडी के खास दोस्त रेड को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे ना? उसने भागते समय तुम्हें कुछ तो बताया होगा। कुछ भी नहीं कहा वार्डन, कुछ भी नहीं। अब वार्डन के सर मुंडाते ओले पड़ चुके थे। उसे डर था कि कहीं एंडी उसके गैर कानूनी कामों के भांडे ना फोड़ दें। तभी उसे कुछ याद आता है और वार्डन भागता हुआ अपने कैबिनेट में आ जाता है, जहां वो अपनी तिजोरी खोलकर देखने लगता है कि सभी पेपर सही भी हैं कि नहीं। वार्डन ने जब पेज पलट कर देखा तो अंदर एक हथौड़े की आकार का ढांचा बना हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल करके एंडी 20 साल से अपने खुदाई के हथौड़े को छुपाया करता था। अब वार्डन समझ गया कि उसके पूरी तरह से एल लग चुके हैं और वहाँ एंडी बैंक में जाकर असली पेपर्स के जरिए
वार्डन का सारा काला पैसा निकाल लेता है और एक मस्त सी लाल रंग की कार खरीद कर दूर कहीं निकल जाता है। जाते जाते उसने वार्डन के सभी गैर कानूनी धंधे और घूसखोरी की खबर भी सरकार तक पहुंचा दी और खबर मिलते ही FBI वाले तुरंत शॉशैंक जेल आ पहुंचते हैं। वार्डन के साथ मिले कैप्टन को भी FBI एजेंट्स पकड़ लेते हैं। ऊपर खड़ा वार्डन समझ गया कि अगर एक बार वो गिरफ्तार हुआ तो उसे या तो फांसी की सजा होगी या तो उसे जेल के कैदी ही तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, क्योंकि उसने भी उन्हें तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए कुत्ते की तरह जिंदगी जीने से बेहतर उसने अपनी खुद ही गोली मारकर जान ले ली। मरते मरते भी वार्डन समझ नहीं पाया कि एक मामूली से दिखने वाले कैदी ने आखिर कैसे उसकी लंका लगा डाली। आगे चल के पूरे शॉशैंक जेल में बस एंडी की ही तारीफें हुआ करती। कुछ समय बीतता है और फिर एक दिन बाहर से कुछ बड़े अफसर रेड से मिलने जेल में आते हैं। वे रेड से कहते हैं कि सरकार ने उसके अच्छे व्यवहार को देखकर उसकी बाकी की सजा को माफ कर दिया है और आज से तुम आजाद हो। रेड को एकदम से समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। फिर अचानक उसे अपने दोस्त एंडी की याद आती है, जिसने उस दिन उससे कहा था कि अगर मैं आजाद हो गया दोस्त तो मैं तुम्हें भी किसी तरह आजाद करवा दूंगा। जेल से बाहर निकलते ही रेड को एंडी से किया अपना वादा याद आता है, इसलिए सबसे पहले वो सीधा बस पकड़कर एंडी की बताई जगह की ओर निकल जाता है। सालों बाद आजादी की खोली रोशनी पाकर रेड की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। रेड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि अब वो आजाद है। पूरे 7 दिनों तक लंबा सफर करने के बाद रेड आखिरकार बक्सटन शहर में आ पहुंचता है, जहां वो आखिर में उस बरगद के पेड़ को ढूंढ निकालता है। उस पेड़ के पास आकर उसे वहीं कोयले वाला पत्थर मिलता है। उसे हटाने पर उसे सच्ची में एक पुराना लोहे का डब्बा मिलता है। रेड ने उसे खोला तो देखा कि अंदर नोटों का बंडल और एक चिट्ठी मिलती है जो एंडी ने रेड के लिए ही लिखी होती है, जिसमें लिखा था कि रेड मेरे प्यारे दोस्त, मैं जिहुतानेजो में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ने के बाद रेड ज्यादा नहीं सोचता और बिना एक पल गंवाए अपने दोस्त एंडी से मिलने निकल पड़ता है और एक बार फिर हफ्तों के लंबे सफर के बाद वो जिहुतानेजो पहुंच ही जाता है, जहाँ एंडी अपनी बनाई बोट को साफ करने में लगा हुआ था। तभी दूर से रेड को आता देख एंडी खुशी से झूम उठता है, जिसके साथ ये टबलाफाड़ कहानी यहीं खत्म होती है। ऊपर वाले की कसम दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो आप लोग समझदार हो ही।